लिए और अपना ही तिजोरी भरने के लिए त्रिलोकचंद जी ने आरसीएम नहीं बनाया है। भारत का हर नागरिक समृद्ध हो, संपन्न हो, विचार प्रवर्तमान हो और राष्ट्रीय निष्ठा हो और राष्ट्र का, समाज का कल्याण हो, इस हेतु से आरसीएम बनाया है। इतनी बार तालियां बजवा ली इन्होंने। वाह वाह, लगता आप लोगों ने आरसीएम का च्यवनप्राश खाया हुआ है। सर उठाकर जीते हैं, हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान। सच्चाई की राह पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम यही बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम। लोगों ने आकर के अपने भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे लिए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं, लेकिन उन सबको मैं अपनी ओर से अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। यहां पर जब मैं आया तो कार्यक्रम के आरंभ में आपने फूलों से मेरा स्वागत किया, पुष्पों की माला पहनाई, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पुष्पों की माला आपने मेरे गले में डाली, उसे मैं एक वरमाला के तौर पर देखता हूं। और ये जो वरमाला आपने मुझे पहनाई है, इस नाते से मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं। आरसीएम के परिवार। तिवारी जरा तू भी ठहर, ये गजब चली आरसीएम की लहर। नैतिकता और सेवा के भी I'm very honored to be part of this celebration. RCM का काम से भी मुझे दिखता है कि इनका एक ही एम है, to make everyone a champion in their own life. फुटबॉल खेल के मैंने एक चीज सीखा है, health is the real game changer. On the field, discipline और fitness ने मुझे strong बनाया। I look forward to meeting you all. मैं दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन कंपनी। नौकरी अच्छी होती है कि बिजनेस अच्छा होता है। मैं दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको यह गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? तो मैं देखो, बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम ऐसा है कि मैंने आज के 20 साल पहले कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए लगा करके एक फैक्ट्री, 20 साल पहले 4 करोड़ लगा करके मैंने ये फैक्ट्री की शुरुआत की। अब फैक्ट्री ऐसे ही नहीं लग गई कि 4 करोड़ रुपए दिए इधर फैक्ट्री चालू। नहीं, ये कोई साबुन नहीं है कि पैसे दिए साबुनात में। मैंने सबसे पहले एक जमीन खरीदी। जब जमीन खरीदी तो वो जमीन खेती हारी जमीन थी, तो उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराना पड़ा, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े। फिर जब इंडस्ट्रियल की परमिशन उस पर मिली तो एक बिल्डिंग बनाई गई। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें मशीनें विदेश से इंपोर्ट की गई। विदेश से लोग आए, उन्होंने मशीन को इंस्टॉल किया। भारत के लोगों को उस मशीन को चलाते कैसे हैं ये सिखाया, और जब सीखे तो रॉ मटेरियल मंगाया गया और कपड़ा बनाया गया। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। जैसे ही कपड़ा बनने लगा तो सरकार ने कहा, यार फैक्ट्री चलाओगे तो पॉल्यूशन भी होगा, प्रदूषण तो करोगे तुम, तो तुम्हें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन लेके आनी पड़ेगी।
उसके बाद तुम्हारे को लेबर रखोगे तो लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी, बिजली का कनेक्शन लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तुम्हें परमिशन लेकर आनी पड़ेगी, मीटर लगाना पड़ेगा, डीपी लगानी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, और ऐसा कई सारे डिपार्टमेंट, रिक्को डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ी, तब जाकर के कपड़ा बनना शुरू हुआ। और कपड़ा बनना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा अच्छा बेचोगे? मैंने कहा हाँ। बेचोगे तो मुनाफा भी होगा? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर हर महीने तुम्हारे को जीएसटी भी जमा कराना पड़ेगा, जीएसटी का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा, फिर हर महीने टीडीएस का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा, फिर साल के अंत में इनकम टैक्स का रिटर्न भर के इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स साल के अंत में भरोगे, पहले एडवांस टैक्स तुम्हें हर 3 महीने में जमा कराना पड़ेगा। और इतना सारा करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, स्टाफ रखना पड़ता है, तनख्वाह बांटनी पड़ती है, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, और फिर रंगदारी वाले आ जाते हैं, बोले हम कहां जाएंगे, हमारा भी तो है भैया। लेबर कहती है हमारी भी एक यूनियन है भैया। अड़ोस पड़ोस में कोई जगराता, कोई माता जी नवरात्रा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, बोले चंदा चाहिए, वो भी आ जाते हैं। फिर पड़ोस वाला थाना भी आ जाता है, बोले भैया चाय पानी तो हम भी पीते हैं। साला इतना ताम झाम झमेला करने के बाद कपड़ा बनता है, फिर उसको उधार बेचते हैं, फिर उधार को मांगने के लिए जब वापस जाते हैं तो कई तरह के ताने सुनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ होता है। इतना झमेला करने के बाद जितनी इनकम मैं कमाता हूं ना, कोई ऑफिस खोल रखा है आपने? सर कोई ऑफिस खोल रखा है, कोई स्टाफ रख रखा है, कोई डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई एनओसी लेनी पड़ती है, आपको कोई लेबर रखनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हिसाब किताब रखना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। बिना किसी तामझाम झमेले के मुझसे ज्यादा पैसा आरसीएम के टॉप सीनियर लीडर्स कमा रहे हैं यार। तो अभी देखो फैक्ट्री चल रही है, आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस की आरसीएम? आप कह रहे हो इसलिए अब मैं आरसीएम ढंग से और करूंगा, है ना? आप कह रहे हो इसलिए। और ऐसा नहीं है, आरसीएम में एक और दिक्कत होती है कि यार मुझे एक ही चीज खटकती रही उन 3 सालों में कि आरसीएम के लोग कहते हैं हम कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। क्या कहते हैं बाबूजी? नए भारत का निर्माण। मैंने कहा यार ये कैसे करोगे तुम लोग? मेरे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाखों करोड़ों का टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स के पैसों से रोड बनता है, स्ट्रीट लाइट लगती है, कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बांध बनते हैं, आपके घरों तक लाइटें पहुंचती है, पानी पहुंचता है। हमारे टैक्स के पैसों से होता है यार भारत का निर्माण। आरसीएम अकेला कैसे कर रहा है भारत का निर्माण? तो फिर बात जब समझ में आई तो मुझे लगा कि टैक्स पेयर करते हैं भारत का निर्माण। फिर एक तस्वीर मैंने देखी उन 3 सालों की रिसर्च के दौरान, तो वो जो तस्वीर नजर आई वो 2 भाइयों की तस्वीर थी। एक का नाम है समुद्रनाथ योगी, दूसरे का नाम है शंभुनाथ योगी। ये दोनों भाई आरसीएम की शुरुआत से पहले मेरे यहां ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे, और दोनों भाइयों की तनख्वाह थी 3,500 रुपए महीना। एक भाई आज भी ड्राइवर है, आज भी सौरभ सर की गाड़ी वही चलाता है, फाटक खोल के सर को बिठाता है, अटैची उठा के डिग्गी में जमाता है, और जब सर अंदर ऑफिस में बैठे होते हैं तो कपड़ा लेके गाड़ी चमकाता है। 20,000 रुपए उसकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 20,000 रुपए महीना। और वहीं ये दूसरा भाई जिसने निर्णय लिया कि मुझे तो अब आरसीएम अभियान का हिस्सा बनना है, आरसीएम के प्रोडक्ट खाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। इसकी 1 महीने की इनकम है 2.5 लाख रुपए महीना। कितनी है जी? सोचो यार, ड्राइवर ही रह जाता तो 20,000 तो मिलता, फिर हमारे सामने कभी बैठने की हिम्मत नहीं करता। पर आज ये समुद्रनाथ योगी टीसी सर के साथ बैठे और आप निकल पड़े उन तमाम बिछड़े हुए परिवारों को जो कभी आपके थे अब आपके हैं ढूंढने के लिए। और आज आप देखिए कि पूरे के पूरे देश में आपने 20 लाख परिवार जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं। मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम का कारवां बढ़ता जा रहा आरसीएम का कारवां। सत्य की आवाज से
जा रहा कारवां, बढ़ता जा रहा कारवां, RCM का कारवां, RCM का कारवां। हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, मुश्किलों से मत डरना, सपनों को सच करना, सब में उम्मीद जगाना, आशा का दीप जलाना, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां, जा रहा अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या सरकारी नौकरियां है, बस तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। भारत में लेकिन इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है। मैं आज इन बेटियों को, बहनों को एक अपनी ओर से निवेदन देना चाहती हूं। मंच पे व्यापारियों का शीर्ष नेतृत्व आज बैठा है। हम बहनों को आज संकल्प लेना है, 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है कि इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका, उसका सारा परिवार
सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो। सम्मिलित है, ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत, मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अग्निपथ वृक्ष हो भले भले हो बड़े हो बने, एक पत्र सांस की मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न झुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा। जय आरसीएम, मेरा चार्ज। On your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ज्ञान प्रकाश सिंह, मैं लखनऊ से पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पे हूं, लेकिन पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूं, सीख रहा हूं पिछले 10 साल से। मैं एक बड़े लेवल पे हूं आरसीएम बिजनेस में भी, और मैं लगातार इस सिस्टम को सीख रहा हूं। और सीखने के क्रम में यह बुक डायरेक्ट सेलिंग में विजेता कैसे बने, अकेले में बैठ के अपने मन से पूछना कि अगर मैं 27 तक आरसीएम के साथ नहीं रहा तो क्या होगा, और रहा तो क्या होगा। नहीं रहा तो जो चेयर आपके पास है वो आपके पास है, थी और रहेगी। 27 तक इसके साथ रहे तो वो चेयर नहीं, भारत का हर स्टेज आपके पास रहे। यहां से इसका सफर स्टार्ट होता है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें। मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें, तभी आपके आरसीएम की शुरुआत होगी। अब प्रश्न आता है प्रोडक्ट क्यों यूज करें?
क्योंकि इसके प्रोडक्ट 100% यूज करने से आप नेचुरल 10 से 15 साल ज्यादा जियोगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और हम में पेशेंस नहीं है। अभी आप देखना, यहां से बाहर निकलोगे ना, कुछ लोग मिलेंगे, आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ, आरसीएम कर रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। बोले कैसे चलता है? आओ जाओ। ये हाइब्रिड पौधा है, ये नेचुरल पौधा है। या बुजुर्ग बैठे, आज के 30 साल पहले किसी ने सुना कोई हाइब्रिड पौधा भी होता है? आज एक आम वो है जो 5 साल में बड़ा होता है, और एक आम आज वो आने लगे जो इतने बड़े पे फला जाए, वो हाइब्रिड है। और लोग पूछते हैं, अरे यार इतने पेड़ पे आम आ गए। हाँ, आ गए, ये हाइब्रिड है। कब तक आएंगे? बोले ये गारंटी नहीं, जब तक आ रहे हैं खा ले। ये जैसे जल्दी बड़ा हुआ है वैसे ये खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल पौधा है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता। इसलिए पेज को फॉलो करें, इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करें। बताना, जब माता पिता को आपकी सख्त जरूरत है, क्या आप माता पिता के साथ हो? 80% लोग माता पिता के साथ नहीं रहते, और कारण एक ही है, भाई आपका कहीं भी जॉब लगा तो आप जॉब के लिए बाहर चले गए ना, और माता पिता वहीं रह गए, वो बूढ़े माता पिता है और उनको अभी सख्त जरूरत है। क्या लगता है आपको? अभी एक ताजी घटना है सिवान डिस्ट्रिक्ट की। जब वो बच्चा पटना आया ना, मैं उस घटना को याद करता हूं ना तो बड़ा तकलीफ होती है। क्या घटना हुई, तब समझ में आता है आरसीएम क्यों करना चाहिए। सिवान डिस्ट्रिक्ट का किस्सा है। एक गांव में एक लड़का, माता पिता का अकेला लड़का, माता पिता गरीब, 4 खंबे गार्ड के ऊपर वो फूस का छप्पर नहीं डाल लेते, उसमें रहते थे। पिता करते थे मजदूरी खेतों में, 200 रुपए पर डे। शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी, बीमारी थी, तो उनको 200 रुपए मिलते थे, मेहनत कम होती थी। जब वो शाम को घर आते थे तो वो अपने बेटे को बोलते थे, बेटा मेरे पैर दबाएगा क्या? बच्चा 6 साल का, वो पैर भी दबाता था तो उनको और दर्द होता था। बोले बेटा धीरे धीरे दबा। लेकिन जब वो फिर अपने काम पे जाते थे तो वो बच्चा 6 साल का था, अपनी माँ को बोलता था, माँ मैं जीवन में ऐसा बड़ा काम करूंगा कि तुम दोनों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कितना पैसा कमाऊंगा। तो माँ बोलती थी, बेटा कैसे? बोले उसके लिए माँ पढ़ाई चाहिए, मैं अच्छी नौकरी करूंगा। तो माँ कहती थी, बेटा 200 रुपए में घर चलता है, तेरी पढ़ाई कैसे होगी? और तू कहता अच्छी पढ़ाई चाहिए, क्या रियल में पढ़ाई करके पैसा आता है? बोले माँ बहुत आता है। तो माँ ने कहा, बेटा तेरे बाबूजी को तो नहीं बताना, मैं तेरे लिए लोगों के घरों में बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी तेरे को, लेकिन बाबूजी को नहीं बताना, वो गुस्सा करेंगे। क्योंकि हमारे भारत में एक संस्कार है, महिला को थोड़ा काम ना करने दिया जाए जब परिवार चल रहा है। पढ़ाना शुरू किया, 6 साल का बच्चा, सपने बड़े। लेकिन माँ उससे बीच बीच में पूछती थी, आपको पता है बिहार में बबुआ बोलते हैं प्यार से बच्चे को, बबुआ मैं पढ़ा तो दूंगी लेकिन छोड़ के तो नहीं जाओगे ना माँ को? वो रो पड़ता था, नहीं माँ आप मेरी जिंदगी हो, कि आपको छोड़ के चला जाऊंगा? बोले बबुआ सुना है पढ़ लिख के बच्चे माँ को छोड़ जाते हैं। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चा बड़ा हुआ, योग अच्छे थे, पहला ही सिलेक्शन इंजीनियर बना, वो 1 लाख की जॉब में लगा अहमदाबाद, पहला सिलेक्शन, एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बनाया गया। तैयारी हुई, चलेगी। तो माँ ने याद दिलाया, बबुआ 8 साल की उम्र में वादा किया था माँ को छोड़कर नहीं जाओगे, छोड़ रहे हो माँ को? मैंने उसी समय कहा था मत पढ़ो ज्यादा, पढ़ के बच्चे माँ को छोड़ देते हैं। लेकिन पिताजी थोड़े से समझदार थे, उन्होंने कहा देखो उसका पहला जॉब लगा है, शादी हो गई उसकी, 3 बच्चे हैं, उसकी कैरियर का सवाल है, तुम ऐसे टाइम पे ऐसी बात मत करो। लेकिन वो चुप खड़ी खड़ी रो रही, स्टेशन पे खड़ी, बच्चा भी देख के उसकी आंख में भी आंसू आ गए। लेकिन उसने कहा माँ मैं बहुत जल्दी ट्रांसफर करा दूंगा और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अच्छी नौकरी कर रहा है, पैसे भी भेजता है, 50,000 रुपए महीना घर के लिए। लेकिन वो सदमे में बीमार रहने लगी। बीमारी कुछ नहीं, खाली उसको बस अकेलापन महसूस होता, घर में दीवारों से बात करती, पड़ोस के लोग कहते ये दीवारों से बात कर करके रोती है, याद करती है उस बबुआ। समय निकलता चला गया। जब उसको डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने एक बात कही, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको एक सदमा है, कोई इनकी प्रिय चीज इनसे दूर रहती है। क्या है मैं तो नहीं जानता, ये आप जानते होंगे। इनका कोई भाई होगा या इनका कोई भी रिलेशन का होगा। तो बाबूजी तो समझ गए अंदर, जब केबिन में डॉक्टर ने बताया कि उसको वापस लाओ तभी ये अच्छी हो पाएगी। उन्होंने भी कोशिश की, एकदम ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहाँ उतनी जॉब नहीं मिल पाई, इसीलिए वो अहमदाबाद भी गया बच्चा।
लेकिन एक दिन जब दोपहर में बाबूजी खाना खाने घर आए तो वो पूरी पानी में भीगी हुई थी माँ। उनको लगा पानी वानी गिर गया, बोले क्या हुआ, वो चुप रही। तो पड़ोसियों ने कहा ये सुबह से रो रही है और ये आंसुओं में भीगी हुई है, पानी नहीं गिरा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उसका महिला का जवाब था आखिरी बार बबुआ से पूछो, या तो वो मिल जाए या फिर कह देना माँ नहीं मिलेगी। ये बात थोड़ी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फोन किया बेटे को, बेटा आज तक तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हारी कैरियर का सवाल था, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने एक ऐसी लाइन बोल दी कि मिलना हो तो 2 दिन में मिलना, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूंगी। बेटे ने कहा बाबूजी मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसने अहमदाबाद से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट लिया, दिल्ली से तत्काल ट्रेन का टिकट लिया सिवान का, और बोला मैं परसों शाम तक आ जाऊँगा। उन्होंने कहा बबुआ परसों शाम को आ जाएगा। माँ ने घर में लीपन उपन करके इतनी खुश हुई जैसा उसको कोई बीमारी नहीं, और बोली मैं चलूंगी स्टेशन लेने, अकेले मत जाना। उसने 5 माला मंगवाई, बोले मैं अपनी पोता पोती को भी पहनाऊंगी, बेटा और बहू को भी पहनाऊंगी, 5 आ रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पर आया तो उसके बॉस की और भी कंपनियां थी, वो उस काम से कहीं आउट ऑफ इंडिया थे 4 दिन के लिए। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर आकर कहा सर मैं 2 दिन के लिए बिहार जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अचानक, और मैंने अपनी जिम्मेदारी मेरे जूनियर को दे दी है, और आपको कहीं भी कंपनी में कोई नुकसान होगा मेरे पूरे साल का पैकेज काट देना सर, मैं जिम्मेदार हूँ। तो बॉस को थोड़ा गुस्सा इसलिए आ गया कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं। बॉस बोला पागल हो तुम, तुम्हारे पिताजी है ना, 4 दिन तुम्हें रुकना चाहिए था, और वो की फैक्ट्री किसी को भी सौंप के चले गए। कैंसिल करो टिकट, और टिकट कैंसिल नहीं कर सकते तो वापस मेरी फैक्ट्री मत आना, बहुत सारे मैनेजर हैं मैं ढूंढ लूंगा। और उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तो कैरियर था, एक माँ थी। उसने बाबूजी को फोन किया, बाबूजी इस तरह की बात है। तो बाबूजी ने कहा बेटा ये गलती है तुम्हारी। बाबूजी समझते थे, तुम बिना कंपनी के मालिक को बताए चल पड़े। अरे 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आ जाएंगे ना, वो कह रहे मेरे आने के बाद चले जाना बेटा, टिकट कैंसिल करा दो। टिकट कैंसिल करा दिया उस बच्चे ने। जब अगले दिन शाम को माँ ने पूछा बबुआ कितनी बजे आएगा, तो पिता की आंख से आंसू निकल आए। वो समझ गए, बोले आप 1 साल से मेरे को इसी तरह बहलाते फुसलाते हो, और मैं जानती हूँ बबुआ अब कभी नहीं आएगा। और रात को 11 बजे उस माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसके पिता ने फोन किया बेटा अब 4 दिन बाद नहीं, जब इच्छा हो जब आओ। क्या हुआ बाबूजी, माँ नहीं रही इस दुनिया में। क्या लगता है आपको, क्या ये कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या उसकी माँ उसको कभी माफ कर पाएगी? माता पिता के आशीर्वाद से तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उस बच्चे ने जॉब छोड़ दिया, वो आया लेकिन आखिरी कंधा नहीं दे पाया। अगले दिन तो अंतिम कार्यक्रम हो गया, जॉब को भी रिजाइन दे दिया, वो नहीं गया। आरसीएम में ज्वाइन हुआ, 3 महीने में रॉयल्टी पहुंचा। वो जब पटना मिलने आया ना, जब उसने ये स्टोरी सुनाई, उस रात का भोजन नहीं कर पाया, बड़ा तकलीफ हुई। और हमने बाद में कहा अपन क्या, जब नीरज नाम है उस लड़के का, मैंने कहा नीरज जब ऐसा हो ही गया था तो फिर तो जॉब नहीं छोड़ना था। उसका जवाब सुनना, उसने कहा सर माँ को तो मैं खो चुका था, लेकिन अब पिता को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अकेले वो दीवारों से बात करते जैसे मेरी माँ करती थी, उनके लिए तो माँ भी नहीं थी। और इसलिए अब मैं अपने पिता के पास हमेशा रहूंगा। और मैं पूरे भारत को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि पैसे के लिए माँ और पिता को नहीं छोड़ना, कम भी आए लेकिन माता पिता के साथ रह के काम करना। अभी आपको पता है इस बड़ा दुख भी होता है, अभी हमारे इस अभियान के एक सफायर है, अचानक बाइक टच हुई और उनका बैलेंस बिगड़ा, रोड पे कोई बच्चे लेके गए हॉस्पिटल, बेहोश हो गए। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी। आप बिलीव करो, सोचो क्या होगा इस परिवार का। आज भी इस बच्चे को नहीं पता रत्नेश जैन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए रत्नेश जैन जी फिजिकल मीटिंग कम करते थे, क्योंकि ये बच्चा मां से ज्यादा उनको प्यार करता था, उनको निकलने नहीं देता था घर से। जब वो रात को डेड बॉडी, इसलिए पेज को फॉलो करें, इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करें। बहुत लोगों को आरसीएम कराया गया होगा, हमें आरसीएम कराया नहीं गया, आरसीएम किसी और को समझाया जा रहा था, और वो थे हमारे बॉस। जैसे हम 26 जुलाई 2002 की घटना है, हम अपनी ऑफिस में इंटर हुए तो हमारे बॉस को आरसीएम का प्लान दिखा रहा था कोई, जैसा आपको कभी दिखाया गया होगा। हमें नहीं दिखाया जा रहा था, किसको?
बॉस को। हमारे बॉस ने हमें चंद सेकंड देखा और ये भी नहीं कहा कि तू भी बैठ जा, तू भी समझ ले। चुपचाप वो प्लान देखते रहे। जब वो प्लान खत्म हुआ 30-35 मिनट के बाद, तो उस व्यक्ति ने हमारे बॉस को पूछा, यू आर इंटरेस्टेड? तो बॉस का जवाब था, आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता, आप जा सकते हो। हमने कहा, आपको उसको चाय की तो पूछना था, पानी पिलाना था। बोले तू अपना काम कर, ऐसे बहुत आते हैं लोग। हमने कहा वो रोज करते हैं, आज भी करेंगे। पर हमने उनको कहा, आप एज में बड़े हो और हमारे ऑफिसर हो, तो हमें एक चीज बताओ, हमें तो काम अच्छा लगा, पता नहीं आपको क्यों बुरा लगा, पर इस काम को किस तरह के लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने हमें 5 जवाब दिए। पहला, इस काम को वो करता है जिसमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो आदमी करता है जिसके पास पहले से कोई काम नहीं है। तीसरा, इस काम को वो व्यक्ति करता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। चौथा, इस काम को वो व्यक्ति करता है जिसके घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो व्यक्ति करता है जिसको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। आप समझ गए इनडायरेक्ट वो क्या कहना चाहते हैं? पहले से कपड़े का व्यापारी हूं, भिलवाड़ा में कपड़े का फैक्ट्री है मेरा, और पूरे भारत में हर स्टेट में ऐसा कोई भारत का राज्य नहीं है जहां मेरा कपड़ा नहीं बिकता है। और विश्व के कुछ कंट्रीज में कपड़ा एक्सपोर्ट भी करता हूं। तो मैं क्या एसी कैबिन में बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। तो मुझे लगता था यार, ये फिर टाई पहन के और गांव गांव जाकर के ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? पैसा ही तो कमाना है, तो वो तो मैं कमा रहा हूं। तो पैसा मैं कमा रहा हूं, तो फिर मुझे ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हो सकता है आप में से भी जो नए साथी आज आए हैं, ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे होंगे। किसी का कोई कपड़े का दुकान होगा, किसी का किराने का व्यापार होगा, किसी के खेतीबाड़ी से बहुत अच्छी इनकम आ रही होगी, कोई फाइनेंस के बिजनेस में होगा, कोई माइनिंग के बिजनेस में होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, किधर भी होगा। पैसा हम कहीं भी कमा सकते हैं। तो मेरे को ये लगता था कि पैसा कमाना ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, और इस एक गलतफहमी की वजह से 22 साल इस सिस्टम से मैं दूर रहा। 22 साल तक मुझे समझ नहीं आया, पर 22 साल बाद एक वैश्विक घटना घटती है, जो कोविड आया था। और कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग, सब कुछ बंद हो गया, सब घरों में बंद थे, सब कुछ बंद हुआ, तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हुई तो इनकम आना भी बंद हो गई। अब कुछ दिनों तो लॉकडाउन में बड़ा मजा आया था, घर में सबके साथ रह रहे थे, अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद चिंता शुरू हुई कि यार ये कब खुलेगा, और मेरी फैक्ट्री नहीं आ रही है तो इनकम भी नहीं आ रही है, तो कैसे इसको लाइफ को मेंटेन किया जाएगा। फिर टेंशन हुई कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मेरा बुरा हाल है तो उनका क्या हो रहा होगा। फिर लगता था कि यार दुनिया में और कई लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। और ऐसे पूरी दुनिया का दायरा टेंशन में था कि यार कई लोग कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, क्या हो रहा होगा। तो सोचते सोचते आरसीएम वालों की भी टेंशन हुई कि यार आरसीएम वालों का क्या हो रहा होगा। पर मैंने इनको चेक किया तो यार इनके तो मजे हो रहे थे। कोरोना आ रहा है, पूरी दुनिया बंद है, पर इन लोगों के चेक आना बंद नहीं हुए। उल्टा कोरोना के दौरान इनको डबल फायदा हुआ, काम करना बंद, फील्ड में जाना बंद, और घर में बैठे मजे से पूरे परिवार के साथ मजे ले रहे हैं, सुबह शाम पकवान खा रहे हैं, और चेक पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो पहली बार जिंदगी में मुझे ये लगा कि यार ये इस सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी पावर है, जिसको मैंने नहीं समझने की गलती अब तक की है, पर समझने का कोशिश मैंने पहली बार तब की। अच्छा, पहली बार में भी मैंने इसको शुरू तक करना शुरू नहीं किया, 3 साल लगा इसको समझने में कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से कुछ अच्छा कर रहा हूं। जो व्यक्ति पहले से घोड़े की सवारी कर रहा होता है ना, और अगर छोड़ दिए तो क्या होगा? आरसीएम चलेगा लेकिन आपका नहीं चलेगा। तो याद रखो कि ये बिजनेस जो है वो है जैसे हम खेत में फल सब्जी अनाज पकाते हैं, वैसा ही आरसीएम को पकाना पड़ेगा। ये सुनो, आप जब खेत में खेती करते हैं, ठीक है, मान लो कोई फसल 6 महीने की है, 4 महीने की है, कोई 1 साल की है, तो पहले कुछ साल क्या होता है, पहले कुछ महीने क्या होता है, जब तक फसल नहीं पकती क्या होता है, केवल पैसा लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है, टेंशन लगता है, सब कुछ लगता है, पैसा आता है? नो। देखो 6 महीने की हो, 1 साल का, कोई भी फसल हो, कई पेड़ 2 साल बाद पकते हैं, आपको फल पहले नजर नहीं आएंगे। छोटा सा बीज होता है, इतना सा बीज डालते हैं, और देखिए क्या होता है, लगातार पकाते हुए सूर्य की तपन में जो पकता है, आपकी जो उसमें सेवा करते हैं उससे पक के कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, और कितने सारे फल देता है। और जब फसल पक जाती है, पैसा कितने दिन में आता है? हेलो, फसल काटने के बाद में कितने दिन पैसा आता है? लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या, आज बीज बोए, कल फसल कट जाए। क्या ऐसा संभव है? इसलिए कितने साल? गाना चला दो सर।
की बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार और आगे। कंपनी का नाम क्या है? डॉल्फिन टेबल मार्केटिंग। अच्छा, तो क्या कहते हैं? बंदे जोड़ो, बंदे जोड़ो। सारा बंदे जोड़ेगा तो काम होगा और नहीं जोड़ेगा तो नहीं होगा। 7,000 देकर ज्वाइनिंग लो, उसके बाद पहले 7,000 देते हैं, 7,000 दे करके कहता है कि उसमें कुछ नहीं करना है, तेरे को 7,000 देना है। कंपनी का नाम क्या है? DTM है DTM। हाँ जी। आपने भी पैसा लगाया है? जी लगाया हूँ। कितना पैसा लगाया? पैसे पहले तो 7,000 देकर जुड़ा था जी, फिर उसके बाद 90,000 देकर ग्राफ लगाया, उसके बाद जुद भी पैसे नहीं आया, ऐसे करके झांसा देकर को ठक रहा है पैसे। आप देख सकते हैं मैम, आप हमारे नहीं, मैं DTM से नहीं। अभी आप कह रहे हो DTM परिवार हमारा है। अभी कह रहे हो DTM से क्या हुआ है आज? मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं पता। आप लेडीज हो, धक्का ना मारो, किसी जेंट्स ना आगे करो, लेडीज हो आप। क्या मैटर? सारा परिवार ही चोर है जी। इनका भाई है मेरा यहाँ, उन्होंने भी गोल्ड रखा था, वो बता उन्होंने बुलाई किधर गया है? रजत गौतम, रजत को बुलाइयो, 1 मिनट हिमांशु जी, भाई है मेरा, उसको रजत में बुलाई, रजत को आजा। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं जो बात रख रही हैं। पता रुपया कहाँ जाते हैं? कहते मैं ठिका सोना ठिकाने ले रखा। मतलब जो यहाँ की करनाल के लोग हैं उन्होंने ठगा आपको? हाँ। क्या मैटर क्या है पूरा? आपने कितने पैसे दिए थे? पैसे तो नहीं पता, मैं ग्राफ सबका 80,000 रुपया लगाए। 77,000 70,000 रुपए दिए थे। 70-7,000 70,000 ये पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। ये मतलब काम करती हूँ, पैसे आते नहीं है, जो पैसे आता है उसी टाइम आके बैंक से निकलवा लेते हैं। बंदे जोड़ने के लिए कहते हैं लोग जोड़ो, 3 लोग जोड़ो और पैसा आएगा। हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ते हैं, पैसे भी आते हैं, फिर उसी टाइम जाके बैंक से निकलवा लेते हैं। यही निकलवा लेते हैं। यही निकलवा लेते हैं। फिर दूसरा ग्राफ लगवा देते हैं, निकलवा के जैसे मेरे आए थे 30,000, उस फटाक से मेरे घर वाले का इन्होंने ग्राफ लगवा दिए। जब मैंने इनको बोली थी कि मुझे जेवर छुड़वा देना, रिक्स तो ले लिए थे, वे जेवर छुड़वा के देंगे। जब पैसे जैसे आए वैसे बैंक पे पहुंच गए और बैंक में से पैसे निकलवा के तुरंत अपने मतलब। शुरू से समझाइए एक बार, कब आप जुड़े, कितने पैसे दिए, इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा बताएं ताकि लोग जागरूक हो जाएंगे थोड़ा सा। नहीं, कंपनी तो बहुत अच्छा है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। ये घोटाला बस ये हर्ष भैया और मनीषा दीदी ने करे हैं। हाँ, यही ने हमें लालच भी दिए, हमें प्लान भी समझाए थे, हमें लालच हर चीज का दिए थे और हमारा गोल्ड तक पहुंच गए। जब गोल्ड तक पहुंच गए तो हम उस टाइम कंफ्यूजिंग हो गए। अब दरवाजा बंद करके कंफ्यूज करोगे तो हो ही जाएगा ना। कोई गोल्ड है मैंने बोली हाँ जी हाँ है, मगर मैंने बोली कि मेरे घर वाले ने गोल्ड अपने पास रखते हैं और चाबी कमर में रखते हैं। तो हर्ष भैया ने बोले कि कोई बात नहीं, चाबी कमर में रखते, कुछ पीते हैं, मैं कि दारू पीते हैं। तो उन्होंने बोले चलो दारू पीते तो उसको इतना दारू पिलाओ कि वो आप निकलवा सकते हो। मतलब अपने घर में सोना चोरी करने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो रात को 9, 9:30 बजे मुझे फोन करे, दीदी काम हो गया। मैं कि भैया अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं दीदी काम करवा लो आप। मैं कि उस टाइम दारू पी रखा था घर वाला, उस टाइम मेरा भी दिमाग इन्होंने लालच इतना दिमाग में भर दिया कि मुझे ना आगे पता चला ना मुझे पीछे पता चला। उसके बाद मैंने अपना गोल्ड निकलवाई और जैसे गोल्ड निकलवाई मैंने सुबह इन्होंने 10 बजे का टाइम दी, इन्होंने 9:30 बजे मेरे घर पे पहुंचे। और घर गोल्ड आपने दिया इनको? मेरा गोल्ड तो मतलब इतना तो पता नहीं, मगर 2.5-3 लाख का मेरा गोल्ड है। गोल्ड है और पैसे भी आपने दिए? और 65,000 में इन्होंने रखवा दिए। 65,000 में 3 लाख का गोल्ड? हाँ जी, और रखवा के 2 महीने का टाइम लिया इन्होंने कि दीदी 2 महीने में हम छुड़वा के देंगे, आप नहीं छुड़वा पाओगे, हम छुड़वा के दे देंगे आपको। मैं कि चलो ठीक है, 2 महीने की बात है। मैं कि घर वाले को पता चलेगा तो घर में कलेश हो जाएगी, तेरे 2 महीने में कौन भैया ढूंढ देंगे। मैं कि चलो ठीक है, 2 महीने में नहीं ढूंढेंगे, मगर मुझे चाहिए, आप पे विश्वास करती हूँ। मैं कह रहे ठीक है। इन्होंने बाइक पे बिठाए लेके गए और गोल्ड रखवा दिया। ना उसमें ना कोई कागज बना के दिया, ना कुछ बना के दिया, ना उसमें तारीख, वो कुछ भी नहीं है। पैसे भी आपने दे रखे हैं इन्हें? हाँ जी, पैसे भी इसमें कई दे रखे, इसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए भी और मैंने जमा कर रखे। 2.5-3 लाख का गोल्ड, 2.5-3 लाख कैश, तकरीबन 5 लाख। भाभी का भी ग्राफ पूरा फुल ग्राफ है, मेरा घर वाले का आधा ग्राफ है, मेरा फुल ग्राफ है। ग्राफ का मतलब क्या है? मतलब ग्राफ का मतलब है पूरे 77
77,000 रूपए। अच्छा, एक ग्राफ हो गया। अच्छा। मतलब एक बंदे का। अच्छा। फिर 77,000 रूपए तो फिर दूसरे बंदे का ग्राफ हो गया। ऐसे ही लगवाए आपने 5-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आए कितने हैं वापस? वापिस तो मेरा 37,000 आए। 37। और वो भी मेरे घर वाले पे इन्होंने लगवा दिए, आईडी लगवा लिए। एक और आईडी लगवा हाँ दी। जी। कुछ नहीं है? कुछ नहीं हमारे पास। कहाँ से हैं आप? हम ये करण बिहार से हैं। कंपनी का नाम क्या है? ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग। DTM। DTM पूरा नाम? ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग कंपनी का नाम है। और इस तरीके की फ्रॉडबाजी कौन कर रहा है? ये हर्ष और मनीषा कर रहे, बाकी तो सारे ठीक है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? यहाँ पे मीटिंग रखा गया था। और मीटिंग में ये हंगामा हो गया। अब ये तो पता नहीं कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। हाँ हाँ। मगर जब यहाँ पे मीडिया वाले आए तो सारे कह रहे नहीं भाई आपका भी सामान डूबा हुआ है, तो आप भी जवाब उठाओ, आवाज उठाओ कि आपका सामान वापस आ सके। ये मतलब 3 जोड़ो वाला काम हाँ है। जी, हाँ 3 जी। जोड़ो, आपने हाँ भी जी। 3 लोग जोड़े? हाँ जी, मैंने भी 2-3 बंदे जोड़े। तो फिर तो पैसा आना चाहिए। अब नहीं आए तो अभी ये तो हमें नहीं पता, हम तो अनपढ़ गवार है ना, हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना। अब पढ़े लिखे लोग घोटाला कर रहे पीछे से। जा तू गिफ्टिंग कर अपनी। जा तू गिफ्टिंग कर अपनी। नमस्कार। इस दीपावली अगर आप अपने घर पर मिठाई लेकर जा रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज आपको बता दें कि जींद रोड पर हम पहुंचे हैं अनाज मंडी के बिल्कुल सामने, जहां DFO यानी डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर और जो CM फ्लाइंग है उसकी रेड है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से CM फ्लाइंग और जो DFO है यहाँ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि 16,200 किलो के आसपास यहाँ रसगुल्ले और जो मावा की आइटम है वो काफ़ी निम्न स्तर की यहाँ पाई गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई करते हुए यहाँ CM फ्लाइंग और DFO की टीम है वो नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले भी कैथल की अगर बात करें तो राजस्थान बीकानेर से 200 क्विंटल के आसपास जो मावा है वो यहाँ घटिया किस्म का वो मिला था, उसको भी डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से CM फ्लाइंग और जो DFO की टीम है वो लगातार यहाँ चेकिंग कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से निम्न क्वालिटी का यहाँ जो मावा और जो रसगुल्ले हैं वो तैयार किए जा रहे थे। तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से क्वालिटी यहाँ दिख रही है कि किस तरह से जो रसगुल्ले हैं यहाँ कई दिन से बने हुए हैं और काफ़ी निम्न स्तर की जो यहाँ क्वालिटी वो तस्वीरों में दिखाई जा रही है। तो ये जो DFO यहाँ मौके पर पहुँचे उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की क्वालिटी मिली है और अगर क्वालिटी निम्न स्तर की है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। हमें जो है गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बेस पे CM फ्लाइंग स्क्वाड और CID कैथल और खाद्य सुरक्षा विभाग की तीनों टीमों ने आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये जो एडिशनल नई अनाज मंडी है इसके सामने जींद रोड पे ये गोदाम मिला और यहाँ पे बड़ा गुपचुप तरीके से शटर बंद करके अंदर काम चल रहा था। जैसे ही हम यहाँ पे मौके पे आए 11:30 बजे तो बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ देखने को मिली और काफ़ी सारे ड्रमों में रसगुल्ला बहुत बड़े लेवल पे लगभग 16,000 किलो के आसपास जो है यहाँ पे बरामद किया, जिसमें काफ़ी रसगुल्ला जो 1000 किलो के आसपास बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। साथ में चाशनी जो होती है, शुगर सिरप है, वो भी बहुत 800 किलो के आसपास बहुत बुरी कंडीशन में था। तो हमने वो सारा का सारा उसके 3 सैंपल लिए हैं, खोए के, चमचम का और रसगुल्ले का। उसके बाद जो है डिस्ट्रॉय करवाने की जो कार्रवाई है वो जारी है, ये सारा डिस्ट्रॉय किया जाए। तो किसका ये फैक्ट्री से कुछ की जानकारी मिल सकी हो? हाँ बिल्कुल, ये वर्कर जो थे इन्होंने अपने मालिक को फ़ोन किया, उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। बाद में जब उसने ऑन किया तो हम कोशिश करते रहे, लगभग 2 घंटे तक उसने फ़ोन नहीं उठाया किसी का भी। और जो वर्कर थे उनके मुताबिक ये राजू है कोई मालिक इसका, जो प्योदा रोड पे शिव मिष्ठान भंडार के नाम से उसका शिव शक्ति मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान भी है। और उसके बाद यहाँ से टीम गई, वहाँ दुकान पे भी गए, वहाँ भी उसने शटर बंद करके वो भाग गया वहाँ से। क्या कार्रवाई की जाएगी डॉक्टर? अभी तो यही है, जो ख़राब माल है वो डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है सारा, और सैंपल हम ले चुके हैं। इनकी जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे जो कानूनी कार्रवाई बनती है सर साफ तौर नहीं, पर वो तो एक्ट में जो कानूनी प्रक्रिया आगे चलती है, जब ये सैंपल का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो प्रक्रिया होगी कानून के तौर पे ही वो आगे कार्रवाई। तो मालिक मौके से भाग गया या सर? नहीं, मौके पे था ही नहीं वो, इसके वर्कर ही काम कर रहे थे, उसको संपर्क करने की कोशिश करी गई, उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया, उसके बाद वो आया ही नहीं। तो बड़ा चैलेंज है सर, 16,200 किलो
रसगुल्ले हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का, तो किस तरह से डिस्ट्रॉय किए जाएंगे? क्या वाकई में डिस्ट्रॉय किए जाएंगे या फिर 16,000 सारा ख़राब नहीं है। जो ऊपर हाल में रखा है वो मटेरियल ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा ख़राब है जिसमें मक्खियाँ पड़ी हैं या जो बदबू आ रही है वो हम डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं, वो लगभग 2,000 किलो के आसपास। तो डॉक्टर साहब क्या चेतावनी रहेगी ऐसे लोगों को? चेतावनी तो ऐसी हम तो बार बार जो है इनको चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन ये गुपचुप तरीके से काम चल रहा था। यही है कि वे इस तरह से जो जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको कानून में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा होगी वो हम दिलवाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, जैसे 2 दिन पहले 200 क्विंटल के आसपास मावा है, वो भी कहीं ना कहीं खराब अवस्था में साथ ही रसगुल्ले मिले। हाँ, वो भी मावा जो है राजस्थान से सप्लाई हो रहा था पूरे हरियाणा में, लेकिन उसका कोई भी मतलब मालिक मौके पे मौजूद नहीं आया, उस टाइम आया नहीं, और उसका जो है कोई बिल नहीं था, बिल्कुल इलीगल सारा का सारा सप्लाई हो रहा था, और उसमें फंगस लगी हुई थी काफ़ी पिकों में, जो हमने सारा डिस्ट्रॉय करवाया था। अब ये हम दिन रात इसी कोशिश में हैं कि किसी भी तरह की ख़राब मटेरियल या कोई ऐसी मिठाई मार्केट में ना पहुँचे जिससे किसी की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। डॉक्टर साहब, इस खानापूर्ति कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि कोई कार्रवाई ठोस जो है वो विभाग की ओर से नहीं देखी गई, ऐसा नहीं सैंपल के तौर पर भेज दिया जाता है, जिससे कि निफराम हो जाते हैं, मौके पर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती, जिसके बाद धड़ल्ले से ये फिर काम करते हुए देखे जाते हैं, और उसके बाद दोबारा एक के बाद एक दोबारा से स्टॉक इनको मिलता है। इससे पहले भी आपने रेड की थी इन्हीं के गोडाउन पे, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर रेड की गई और दोबारा फिर उसी हालत में मिले हैं जी। इनका यहाँ गोडाउन नहीं था, वो 2-3 साल पहले की बात है, वो दूसरी जगह पे इनकी दुकान थी, दुकान थी और वहाँ पे गोडाउन था। उसके इनके केस अभी जो है कोर्ट में मामले चल रहे हैं, अभी तो कोर्ट के विचाराधीन है, उसमें जो भी सज़ा होगी वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक दुकानदारी आपके हाथ में है आपको आबाद रखेगी, दुकान आपके हाथ से निकल गई आपको बर्बाद कर देगी। नेटवर्क जब तक आपके हाथ में है तो सो है, जिस दिन नेटवर्क आपके हाथ से निकल गया उस दिन आपको आबाद कर देगा। ये पावर है नेटवर्क की, तो आपके हाथ से निकल जाता है। ऐसे नेटवर्क आगे से आगे, आगे से आगे, काम आपको अकेले नहीं करना पड़ता, आपके काम के घंटे बढ़ते चले जाते हैं, आप देश के हर हिस्से में काम कर सकते हैं, दुकान या ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, पूंजी कर्मचारियों की जरूरत नहीं, लेखा जोखा रखने की कोई जरूरत नहीं, बड़े से बड़े लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, बड़े से बड़े टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। कंसेप्ट की एक पावर आपको मैं और बता दूं कि आप जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे सिक्योरिटी, डाउनलाइन की इनकम, डाउनलाइन की ज्वाइनिंग से इनकम, प्रोडक्ट से इनकम, नेटवर्क की ताकत एक और है। एक दिन आपका बिजनेस हिंदुस्तान के कोने कोने में चला जाता है और खुदा ना खास्ता, परमात्मा ना करे, आपको कुछ हो जाए तो आपके बाद ये इनकम आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाती है। ये पावर है, ये पावर है साहब। ये है लड़का मिस्टर राकेश अरोड़ा। आज से कुछ बरस पहले लुधियाना में एक छोटी सी मीटिंग कर रहा था मैं, वहां मेरी मुलाकात इनके साथ हुई। 10-12 लोग थे। मीटिंग खत्म हुई, मेरे साथ साथ राकेश अरोड़ा बाहर आए, कहने लगे गुलाटी सर मैंने आपकी टीम में आरसीएम ज्वाइन किया है, मैं काम करना चाहता हूं। मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहते मैं लुधियाना में ऑटो चलाता हूं। अब ध्यान से सुनना पॉइंट को, ऑटो चलाता हूं। मैंने कहा ओके, मेरी मदद करेंगे? करेंगे। मदद की, खूब मन लगा के काम किया इनके साथ। 9 महीने में राकेश अरोड़ा एमराल्ड गया, फिर स्टार एमराल्ड, फिर रूबी, ऐसे करते 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 लेवल बढ़ते चले गए। आज से लगभग 12-13 महीने पहले प्रभु इच्छा गुरबाणी में एक लाइन है, करण करावण आपो आप मानुष के किछ नाही हाथ, जो करना है उसने करना। 13-14 महीना पहले राकेश अरोड़ा का देहांत हो गया। वो व्यक्ति जो ऑटो चलाता है, अब सब लोग जवाब दीजिएगा एक आवाज में, एक व्यक्ति जो ऑटो चला रहा, अपने घर का पालन पोषण करता है, अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उसके बच्चों के पास कुछ जाएगा? लेकिन राकेश अरोड़ा ने एक समझदारी वाला काम किया। वकील साहब ध्यान से सुनना, खेती वाले तुम भी ध्यान से सुनना। पार्ट टाइम करते 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 नेटवर्क बनाता चला गया। आज राकेश अरोड़ा को इस दुनिया से गए हुए 13-14 महीने हो चुके हैं। हर महीने इनकी वाइफ संजना अरोड़ा के नाम 2 लाख, 2.25 लाख रुपया आरसीएम बिजनेस भेज रहा है। अब मेरे को जवाब दो, ये किसकी पावर है? किसकी पावर है? नेटवर्क की पावर है। ये देखिए, सेकंड वन इज मिस्टर रत्नेश जैन, छत्तीसगढ़ का, एक ज्यादा उम्र नहीं, नौकरी करता था, नौकरी करते करते नेटवर्क बनाना शुरू किया। ऊपर वाले की इच्छा, पिछले साल रत्नेश जैन का देहांत हो गया एक सड़क दुर्घटना में। इतना छोटा सा बच्चा है इनका, इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा। हमारे साथ इंडोनेशिया के टूर पे थे ये फैमिली,
बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उसको देखते ही प्यार आए। पापा का हाथ सिर से उठ जाए, अच्छे अच्छे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, हाँ या ना। बच्चा एक छोटा सा मेले में जा रहा था, पापा की उंगली पकड़ी हुई, पापा ये लेना है, पापा ये लेना है, ये खिलौने लेने हैं, ये लेना है, झूले दिलवाओ पापा, ये दिलवाओ पापा, वो दिलवाओ पापा, पापा ये ले लो ना, पापा ये दिलवाओ ना। फिर इतनी थी, झटका लगा, बच्चे का हाथ पापा से छूट गया। वही झूले, वही मेला, वही मिठाइयां। अब बच्चा मिठाई नहीं मांग रहा, अब बच्चा झूले नहीं मांग रहा है, अब बच्चा रोता हुआ पापा को ढूंढ रहा है। पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ पे है मेरे पापा। ये पावर है साहब, ये पावर को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। आज शोभा जैन की स्टेटमेंट है कि रत्नेश जैन की कमी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता, लेकिन रत्नेश जैन के जाने के बाद प्रति माह 8 से 10 लाख रुपया आरसीएम बिजनेस हर महीने दे। आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले मिस्टर पीवी सिंह, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, डीपीएस में बच्चे का एडमिशन करवाना बड़ी बात मानते हैं हम, वहां का प्रिंस, हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी, काम किया, जम के काम किया। काम करते 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 नेटवर्क बनाया, स्टार रूबी बने, कोर लीडर बन गए। 6 साल पहले बीमारी में ग्रसित हुए, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। 5 साल पहले, मतलब 6 साल पहले बेड पे आ गए। 5 साल तक बेड पे रहे। ध्यान से सुनना और जवाब देना। एक नौकरी पेशा व्यक्ति यदि 1 महीना जॉब पे ना जाए तो क्या होगा? हाँ जी, दुकानदार 1 महीना दुकान ना खोले तो क्या होगा? फार्मर 1 महीना खेत ना संभाले तो क्या होगा? अब पॉइंट पकड़ो साहब। 5 साल एक सिंगल दिन पीवी सिंह फील्ड में नहीं थे, लेकिन आरसीएम एक बार भी कंपनी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया, नेटवर्क बना दिया। आज पीवी सिंह इस दुनिया में नहीं है, हर महीने 7-8 लाख रुपया पीवी सिंह के घर पे जा। ये किसकी पावर है? किसकी पावर है साहब? नेटवर्क। स्वर्गीय सतीश पंडित साहब आरसीएम बिजनेस में मात्र 3.5 साल काम किया, नेटवर्क बनाया। अच्छे लोगों की ऊपर वाले को जरूरत है, ऐसा बोलते हैं बुजुर्ग। सतीश सर नहीं रहे। 2006 की बात है, कितने साल हो गए? 18 साल से हर महीने सतीश पंडित जी के घर पे लाखों रुपया इनकी वाइफ के नाम पे आ रहा, लाखों रुपया। मिस्टर ओपी शर्मा साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर राजस्थान गवर्नमेंट में। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं थोड़ा रिलेट कीजिएगा साहब। एक आईएएस ऑफिसर आरसीएम बिजनेस में आया, काम करना शुरू किया। मैं लकी था कि मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे अपलाइन में आते हैं, मेरे सीनियर में। एक मैंने इनका मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग में इन्होंने बताया कि मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली हुई है, बंगला मिला हुआ है, नौकर चाकर है, सरकार की तरफ से सारी तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक आईएएस को दी जाती। मीटिंग से बाहर निकले तो मैंने पहला सवाल यही किया छूटते ही, क्योंकि हल्के में ले रखा था आरसीएम हमने। मैंने छूटते ही बोला, मैंने कहा सर आपके पास इतना सब कुछ है, आपको क्या जरूरत है आरसीएम की? ओपी सर का जवाब था, प्रमोद मैं आरसीएम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? बच्चे के लिए कर रहा हूं। अब अगली कहानी सुनो। सन 2012 में ओपी शर्मा साहब का देहांत हो गया। इनकी वाइफ के नाम ज्वाइंट डायरेक्टर की पेंशन आज भी आ रही है, जब तक वो जिंदा रहेंगी आएगी। 90,000 रुपया प्रति माह पेंशन आती है। आज 20 साल ज्वाइंट डायरेक्टरी करने का नतीजा 90,000 रुपए पर मंथ पेंशन। वाइफ ऑफ होती है तो पेंशन भी ऑफ हो जाएगी, ये सबको पता है। आरसीएम की पावर देखो। 11 साल आरसीएम किया, जम के काम किया, नेटवर्क बनाया। एनिवर्सरी प्रोग्राम में जो लोग थे, रवि शर्मा इनके बेटे ने अपने मुंह से बोला मेरी 1 महीने की इनकम 45 लाख रुपए से ज्यादा। किसकी पावर है? किसकी पावर है? आज रवि शर्मा को काम करने की जरूरत पड़ती है। लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। आज वत्स साहब एंजॉय कर रहे हैं, आज राकेश सर, दिनेश सर, आज महावीर सर एंजॉय कर रहे हैं। आज मुकेश कोठारी साहब, ये आदमी 750 रुपए की नौकरी करता था एक कंपनी में, आज 3 3 स्टार होटल का मालिक। बात फॉलो कर पा रहे हैं? इस
चीज की पावर? इनके मुंह से सुन लेना, आ जाना 19 जनवरी 10:30 बजे नियर मैरिज इंटर कॉलेज इटावा क्लब में, और रिजर्वेशन करवा लेना एडवांस में। खतरनाक आदमी है, बुकिंग ओवर क्राउडेड रहता है इनका प्रोग्राम। बात मेरी फॉलो कर पा रहे हैं? yes. इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। डेट याद रख लो, 19 जनवरी। किसी कवारे लड़के या लड़की की शादी हो, आगे पीछे कर लेना लेकिन प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए।